हमारे प्रभारी महामंत्री अजय माकन जी, प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासा जी, हमारे वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला साहब, लालचंद कटारिया जी, प्रताप सिंह जी खचेरावास, भंवर सिंह जी भाटी, सुभाष जी गर्ग, भजनलाल जी राठव, गोविंद जी मेघवाल, हेमाराम जी चौधरी साहब, महादेव सिंह जी खंडेला, दानिश अबरार साहब, आमीन कागजी जी, श्रीमती गंगा देवी जी विधायिका जी, गायत्री देवी जी विधायक सारडा, हमारे चीफ विप महेश जोशी जी, राकेश पारिक जी विधायक, खिलाड़ी लाल जी बैरवा, आलोक बेनीवाल जी, किसाराम जी बिश्नोई, जवाहरलाल जी मीणा, लाखन सिंह जी, हरीश मीणा जी, मुनेश गुजर जी, महापौर साहिबा, रफीक खान साहब, शकुंतला रावत जी, हाकम अली जी, महेंद्र चौधरी जी, अमित चाचान जी, एम जी, सेवा दल के अध्यक्ष रेहाना रिहाज जी, महिला अध्यक्ष गणेश गोगरा जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और अभिषेक चौधरी जी, अध्यक्ष साहब, डॉक्टर करणजीत यादव, खानू खान जी बुधवाली, गोपाल मीणा जी, रामनाथ जी, हमारे वरिष्ठ नेता मीणा जी, उप जिला प्रमुख मोहन डागर जी, वाजिद अली जी, संदीप यादव जी और सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको ये विजय दिवस के रूप में जो हम बैठे हैं आज, जिसके लिए एआईसीसी ने आह्वान किया पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये वास्तव में ऐतिहासिक क्षण है। देश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा किस प्रकार एक सरकार ऐसी भी आई थी जिसने और जिसके प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी पड़ी। प्रधानमंत्री माफी मांगे, ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? एक के बाद एक, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, पहले भूमि अधिग्रहण कानून वापस लेना पड़ा इस सरकार को, राहुल गांधी ने संघर्ष किया उस वक्त में भी, कोरोना के लिए सावचेत किया सरकार को, दो टूक कि बहुत ही घातक ये लहर आएगी। लापरवाही का नतीजा था कि पूरे देश में हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन को लेके, दवाओं को लेके, और सब 3 काले कानून जिनको राजस्थान की असेंबली ने नए कानून के रूप में हमने बिल पास किया और जो अटके पड़े हैं अभी तक भी राज्यपाल महोदय के यहाँ पर। अब उसकी जरूरत भी नहीं है, अब उसकी जरूरत नहीं है। हमारी विजय वैसे ही हो गई। हम चाहते थे राष्ट्रपति महोदय को भेजो, तो प्रधानमंत्री जी के माफी मांगने के बाद में अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि ये पूरा जो आप बैठे हुए हैं, क्योंकि कल रात को तो ये प्रोग्राम तय हुआ, अजय माकन जी और अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, और कम समय में आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हो, आप लोग जागरूक हो, कार्यकर्ता के रूप में जानते हो देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। बार बार मैं कहता हूँ कि इतना खतरनाक माहौल बन गया देश के अंदर इस एनडीए गवर्नमेंट के राज में। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर, फासिस्ट प्रवृत्ति के लोग बैठ गए सत्ता में, उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो 1 साल तक देश का किसान सड़कों पर नहीं बैठा रहता। मेरे ख्याल से इतना लंबा संघर्ष आजादी के बाद में पहली बार चला किसानों का, जो अन्नदाता कहलाते हैं, वो इस संघर्ष को कभी भूल नहीं सकते। ये मोदी जी को, इनको गलत फहमी है कि कोई ये 3 बॉर्डर बैठे हुए थे किसान, वो 3 बॉर्डर में नहीं बैठे थे, पूरे देश के किसानों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हुए थे। कितने लोग मारे गए वहां पर,
और ऊपर से इनका कल एक मैं देख रहा था मेरा लेख रात को, इनके 15-20 नेताओं ने 15-20 तरह के कटाक्ष किए इनके ऊपर। ये खालिस्तानी है, असामरिक तत्व है, किसान है ही नहीं, घुस गए हैं, नक्सलवादी घुस गए, पता नहीं क्या क्या बातें बोली गई इनके बारे में। वो कितनी चुभी होगी इनके अन्नदाताओं को, पूरे देश के अन्नदाताओं को कितनी चुभी होगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कल जिन शब्दों में माफी मांगी गई प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से, नौबत क्यों आई? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो शब्द काम लिए मजाक उड़ाने के लिए इनके पार्लियामेंट के अंदर, रात को एनडीटीवी रवीश कुमार उनको भी दिखा रहा था प्रधानमंत्री ने क्या कहा था उसके अंदर, आंदोलन जीवी के रूप में हंसी मजाक हो रही थी 70 वर्ष के सांसदों के अंदर, और कल उन सब की पोल खुल गई। जो लोग बैठे थे मेंबर पार्लियामेंट, क्या प्रधानमंत्री लटके झटके के साथ बोल रहे थे, जो बोलते हैं हमेशा बोलते हैं, और कल वो लड़के झटके गायब थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये परसों तो आप सुनेंगे, परसों तो यूपी में चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, सरकार घबराई हुई है। 5 राज्यों में इनकी स्थिति क्या रहेगी समय बताएगा, क्योंकि पिछली बार भी धोखे से सरकारें बनाई थी इन्होंने। मणिपुर में सरकार बन रही थी कांग्रेस की, इन्होंने एयरपोर्ट से उठा लिया विधायकों को, जो इनकी हरकतें हो रही है देश के अंदर कानून के लोकतंत्र के नाम पे, और जीत गए, सरकार बना दी। और सवाल फटाफट राज्यपाल महोदया ने बुला के शपथ दिला दी। वो मणिपुर, गोवा के अंदर सरकार बन रही थी, वहां पे भी इस प्रकार की हरकत की गई। उत्तराखंड के अंदर हम देखा क्या हुआ तमाशा, बाद में सरकार इनकी बनी तब भी। और आप देखेंगे पंजाब हो या यूपी के चुनाव भी आएंगे, ये तमाम जगह इनकी हालत हो रही खराब। अब उससे अंदाज लगा लो, कभी आपने देखा देश के प्रधानमंत्री डेरा डालेंगे यूपी में 3 दिन तक, साथ में खबर आती है कि बीजेपी ने 3 भागों में बांट दिया यूपी को बूथ मैनेजमेंट के लिए। कौन कौन? एक संभाग में तो होंगे जेपी नड्डा साहब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक संभाग में होंगे रक्षा मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी साहब, और एक संभाग में होंगे गृह मंत्री अमित शाह, जो अपने आप को नए चाणक्य के रूप में कहलाते थे, और वो उनका चाणक्य पाना चला गया कलकत्ता में पेट्रोल डाल के। भाई सुना, क्योंकि एक के बाद एक झटके बहुत लगे। कर्नाटक में तोड़फोड़ करके सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में गिरा दी, और राजस्थान में आप सब लोगों की जो दुआएं साथ थी प्रदेशवासियों की, क्या षड्यंत्र था, कितना बड़ा षड्यंत्र होगा आप सोच सकते हो बीजेपी का। क्या 70 साल में कभी ऐसी बातें देखी आपने? कितने हमारे मंत्रियों के इस्तीफे हुए केंद्र के अंदर। लोकतंत्र है ये। रेल मंत्री इस्तीफा बिना कोई विशेष आरोप के, ये कांग्रेस का संस्कृति रही है। कानून मंत्री का इस्तीफा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा महाराष्ट्र के अंदर, एक का दूसरे का। और आज
खुला धमकी दे रहा पब्लिक को केंद्रीय मंत्री मिश्रा जी, क्या नाम उनका, अजय मिश्रा। अरे आजकल तो इनके जो मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम भी पता नहीं आपको। 7 साल हो गए हैं, ना तो उनके नाम ना पते किसी को नहीं मालूम, बहुत कम लोगों को मालूम है। अमित शाह और मोदी को जानते हम तो बस, 2 लोग राज कर रहे देश के अंदर। अब बताइए, अजय मिश्रा जी बोले, मैंने खुद ने सुना उनके अल्फाज धमकी भरे। आप जानते नहीं हो, मैं आज एमएलए पहले था, एमपी हूँ, उसके पहले मैं क्या था। 2 मिनट लगेंगे आपको, आप गायब हो जाओगे यहाँ से। जो धमकी दे रहा, अगले दिन उनका बेटा गाड़ी चला रहा है। इतना मार्मिक सीन है वो, इतना मार्मिक सीन है। किस प्रकार गाड़ी चलती है, वो कार कुचल देती है लोगों को, बेचारों को। आज वो जेल में बैठा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है राजस्थान सरकार, यूपी सरकार पर, जो निष्पक्ष जांच करेगी, इसलिए हाईकोर्ट के जज से जांच करवाओ। और उनको झुकना पड़ा उसके बाद में, तब भी उसका इस्तीफा नहीं हो रहा। देखिए आप क्या मतलब, क्या चाह रहे हैं। इसलिए मैं बार बार जो कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, ये देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगी कोई भी नहीं जानता है। इसलिए कांग्रेस जनों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो रीजनल पार्टियां थी या जो राष्ट्रीय पार्टियां थी विपक्ष की, सबको मालूम पड़ गया अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। आपने देखा होगा 7 साल में, पहले तो हमारे वक्त में तो ये बड़े छीने फुला करके विपक्षी पार्टियां अपनी भूमिका अदा करती थी, और करनी भी चाहिए, और कांग्रेस ने स्वीकार किया उनको। आज जब कांग्रेस को, जितनी आपने कांग्रेस की हस्ती मिटाने की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं मोदी जी, अरे कांग्रेस की हस्ती तो जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस का नाम रहेगा। अरे अभी और भी कई काम भैया, जिस काम के लिए अजय माकन जी आए हैं वो काम भी करना है इनको। पता नहीं क्या फैसले होंगे, या तो हाईकमान जानता या ये जानते हैं। बेसब्री से इंतजार है हम सबको लॉटरी खुलने का। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि कई उतार चढ़ाव देखे हैं कांग्रेस ने, घबराने की बात नहीं है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं देश के अंदर। हमारी कोई दुश्मनी ना आरएसएस से ना बीजेपी से है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। ये देश को गुमराह करके सत्ता में आए हुए लोग हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप देखते हो कि 2 मिनट लगते हैं भड़काने के अंदर लोगों को। मैं कई बार कहता हूँ, आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग लग जाती है तो बुझाने बहुत वक्त लगता है। ये स्थिति है। धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो और बड़े बनते हो, कामयाब हो गए भारी बहुमत से। अरे क्या बात करते, धर्म के नाम पे कोई भी बात करेगा, जाति के नाम बात करेगा तो इस देश के संस्कार है, जाति के अंदर, वर्ग के अंदर, धर्म के अंदर। ये कोई आपकी विजय है क्या? आप अगर आप हिम्मत है तो आरएसएस, मैंने पहले भी एक बार कहा था, आर्य माकंडी की मौजूदगी में कह रहा हूँ, हिम्मत है तो आरएसएस की तो आपकी जमात जो है वो नाटक करती है सांस्कृतिक दल के नाम पे, सांस्कृतिक संस्था हमारे, तो हमारे कोई राजनीति मतलब ही नहीं है, कहते ये हैं, और समाज के अंदर गुमराह करके लोगों को सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो तो फेल हो चुकी है, खाली नाम मात्र की है।
राज कौन कर रहा है? आरएसएस राज कर रहा है। तो खुले रूप में क्यों नहीं कहते? आरएसएस का एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं कहते लोग? बीजेपी का कवच क्यों पहन रखा है इन लोगों ने? क्यों पहन रखा है? हिम्मत है तो आरएसएस बीजेपी को अपने अंदर मिला ले, मर्ज कर ले, लड़ाई लड़े देश के अंदर, देशवासियों कहे, हम कहेंगे हमारी विचारधारा ये, इनकी विचारधारा ये है। आप छिपके वार क्यों करते हो? देशवासियों को गुमराह क्यों करते हो? कुछ रूप में आप सरकार में आए हुए बैठे हो, जनता फैसला कर देगी कौन कौन क्या कह रहा है। अभी आप अलग अलग रूप दिखा करके आप देश को गुमराह कर रहे हो और सत्ता मारना चाहते हो और आए हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये किसानों का आंदोलन, किसानों को खूब बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको सलाम करता हूँ। कितनी तकलीफ पाके उन्होंने संघर्ष किया वहाँ। ये उनके संघर्ष की जीत है, उनके धैर्य की जीत है, उनके आत्मविश्वास की जीत है। जिस रूप में संघर्ष किया है, धैर्य रखा है, कितना बदनाम करे सरकार खुद उनको, उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारे वो लोग। आप देखिए 1 साल भर किसे कहते हैं, क्या बीती होगी उनके परिवार वालों पे, कितने लोग मरे होंगे। तो आप सोच सकते हो कि इस माहौल में ये आंदोलन चला है और इनके बीजेपी की सरकार के इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपके जमाने में इस प्रकार किसानों की मौतें हुई। वहां पर साल भर आंदोलन चला, दुनिया देख रही थी आंदोलन को, दुनिया देख रही थी। और क्या मोदी प्रकट हुए सुबह 9 बजे 9 बजे समय चुना उन्होंने, जब टाइम ऑफिस जाने का हो, नाश्ता करने का हो, सब लोग बिजी रहते हैं। भाई आप बताइए, राष्ट्रपति के जब संदेश आते हैं रात को 8 बजे आते हैं कि भाई चलो, उस वक्त में सब लोग घर पे रहेंगे, मैं मेरा संदेश दूंगा तो करोड़ों लोग सुनेंगे। तो आज कल अगर मोदी जी के दिल में चोर नहीं होता तो आप मुझे बताओ कि वो 9 बजे क्यों चुनते थे? वो मोर्च निकाला क्या उन्होंने 9 बजे चुनने का? पता नहीं क्या क्या उन्होंने। तो ये हालात आपके सामने रहे। अब मैं लंबी बात इसलिए नहीं करूँगा, बाकी बातें आप अध्यक्ष जी भी, अजय माकन जी, सब लोगों ने, प्रताप जी ने कही, और वैसे आप सुनते रहते हो सरकार क्या क्या काम कर रही है प्रदेशवासियों के लिए। मुझे कहते हो गर्व है कि आपके आशीर्वाद से जो 3 साल हो जाएंगे 17 दिसंबर को, एक्चुअली में काम किया मैं 13-14 महीने नहीं मिले हैं, क्योंकि बाकी चला गया, कोरोना के अंदर टाइम चला गया। शानदार कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, पूरी देश में दुनिया में तारीफ हुई। अरे भाई, इसी ढंग से जो हमने बजट पेश किए तीनों, आपने देखा होगा, विश्वास नहीं था उसके अंदर किसी को भी कि इतना शानदार बजट आएगा, इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया। आगे भी नए बजट आने वाला है। मुझे यकीन है कि आप सबकी भावनाओं के आधार पर हम लोग एक शानदार बजट फिर पेश करेंगे। किसानों के लिए भी समर्पित होगा, अलग बजट आ रहा है उनका, तो किसानों का अलग बजट पेश हम कर रहे हैं। पहले मैंने कहा किसानों का हमने कर्जे माफ किए, सबको मालूम है। हमने कहा किसानों की बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ी है। और तो और हमने 1000 रुपये प्रति किसान के लिए बिल में हमने छूट दी है। किसानों को अलग पेंशन दे रहे हैं बहुत किसानों को। बिल में बिजली देने के बड़ा निर्णय, करोड़ों रुपये खर्च होंगे। और तो और जिस प्रकार से हमने उनके लिए जो घोषणा की थी, 21 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए गरीब राजस्थान के अंदर, आप सोच सकते हो। तो ये लंबी बातें हैं, पूरी तरह किसानों के लिए समर्पित सरकार है।
उसी रूप में काम करी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़े हो, कोई वर्ग हो। जो गरीब है, गरीब को गणेश मान के सरकार चला रहे हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और मैं आपका आह्वान करूँगा कि किसानों की जो विजय हुई है, हम सबको फक्र होना चाहिए। इस देश का किसान मजबूत है, सबक सिखाया टाइम पे, चेतनी सरकार के लोग, वरना तमिलनाडु किसान आए थे दिल्ली के अंदर, नग्न होकर प्रदर्शन किया उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक, इनको समझना चाहिए था। महाराष्ट्र के किसान चाहे किसी पार्टी के थे, पैदल आए, गांव-गांव से बम्बई तक आए, पैरों में छाले पड़ गए थे। क्या इन्होंने देखा नहीं वो दृश्य? पूरे देश के किसानों ने इस संघर्ष का साथ दिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सरकार को समझ में आई नहीं, अब सरकार को भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। यही बात करता हुआ आप सब पधारे, उसके लिए आपका शुक्रिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।